नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल रॉयल अकेडमी पर। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं बेहतरीन भारत का नदी तंत्र। मित्रों, ये जो है वीडियो मैप के साथ में चलेगा और इसमें हम उत्तर भारत की नदियाँ, दक्षिण भारत की नदियाँ, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र सभी हम पढ़ने वाले हैं। मित्रों, कृष्णा नदी तंत्र हो, चाहे वह जो गंगा नदी तंत्र हो, चाहे सिंधु नदी तंत्र हो, चाहे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र हो, चाहे कावेरी या गोदावरी नदी तंत्र हो, हम सभी पढ़ने वाले हैं। मित्रों, इसमें जो है पूरा फुल एक्सप्लेनेशन रहेगा और वो भी जो है मैप के साथ में रहेगा, नक्शे के साथ में। आपको इस वीडियो में जो है सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से कंप्लीट वीडियो है मित्रों। इसमें सभी कुछ जो है कवर कर लिया जाएगा। सारी की सारी नदियाँ जो हिंदुस्तान की हैं वो सारी की सारी नदियाँ कवर कर ली जाएंगी। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। सभी भाई बहन और गृहिणी जो चैनल पर नए हैं उनसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और मित्रों, अपने 3 दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें और अपने कमेंट्स जरूर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दिया करो। तो शुरू करते हैं अपना ज़बरदस्त वीडियो। तो मित्रों, जो नदी होती है, नदी एक जलधारा होती है। नदी क्या होती है? एक जल की धारा होती है। और इसका जो स्रोत है, इसका स्रोत कोई झील झरना हो सकता है या कोई हिमनद हो सकता है। मित्रों, इसका स्रोत नदी का कोई हिमनद भी हो सकता है या बारिश का पानी, बारिश का जो पानी है वह भी जो नदी का स्रोत हो सकता है। मित्रों, या ये जो नदी हैं किसी सागर में गिरती हैं या तो किसी झील में गिरती हैं, या ये जो है नदियां मिलके सागर में हमारे पास में 2 सागर हैं। एक तो पूर्व की तरफ बंगाल की खाड़ी है और पश्चिम की तरफ अरब सागर है। तो इनमें ही ये नदियां जो गिरती हैं। आप नक्शे में देख रहे हैं कि ऊपर सिंधु नदी तंत्र हम पूरा पढ़ेंगे और इधर ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र पढ़ेंगे और ये गोदावरी नर्मदा नदी तंत्र पढ़ेंगे, कृष्णा नदी तंत्र पढ़ेंगे और जो ये बाकी जो नदियां हैं पश्चिमी घाट की या पूर्वी घाट की सभी नदियों को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। मित्रों, इस वीडियो में आगे चलते हैं। मित्रों, नदी 2 प्रकार की होती है। नदी जो है 2 प्रकार की होती है। एक सदा नीरा नदी होती है और एक बरसाती नदी होती है। सदा नीरा जो नदियां हैं इनके स्रोत जो है झील झरना अथवा हिमनद होता है और वर्ष भर ये जो है जल से पूर्ण रहती हैं। जबकि जो बरसाती नदियां होती हैं वो बरसात के पानी पर ही निर्भर करती हैं। बरसात आती है तो उनमें पानी रहता है, बरसात नहीं आती है तो वो सूख जाती है। गंगा, यमुना, कावेरी, ब्रह्मपुत्र आदि जो है सदा नीरा नदियाँ हैं। इनमें वर्ष भर पानी बना रहता है। दोस्तों, मैप से हम नदियों को समझेंगे उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़ लेते हैं। भारत को जो है नदियों का देश, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास में जो है नदियों का बहुत ही प्राचीन काल से महत्वपूर्ण जो योगदान रहा है नदियों का भारत में। सिंधु और गंगा नदियों की घाटियों में ही विश्व की सबसे ज़्यादा प्राचीन सभ्यताएं सिंधु घाटी और आर्य सभ्यताओं का आविर्भाव हुआ है। चाहे वो विश्व की सबसे प्राचीन जो सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता हो या आर्य सभ्यता हो, इन सब का जो है आविर्भाव जो हुआ है वह सिंधु नदी तंत्र और गंगा नदियों की घाटी में हुआ है। आज भी देश के सर्वाधिक जनसंख्या और कृषि का संकेंद्रण नदी घाटी क्षेत्रों में ही पाया जाता है। मित्रों, क्योंकि वहाँ पर पानी की व्यवस्था अच्छी होती है। प्राचीन काल में व्यापारिक एवं यातायात की सुविधा के कारण देश के अधिकांश नगर नदियों के किनारे ही बसे। तो कोई अगर पूछता है कि नदियों के किनारे ही क्यों बसते हैं, तो भाई वहाँ पे क्या है, जल की सुविधा होती है और वहीं पे वो विकसित हुए। और आज भी देश के लगभग सभी धार्मिक स्थल किसी न किसी नदी से संबद्ध हैं। नदियों के देश कहे जाने वाले भारत में मुख्यतः हिमालय से निकलने वाली नदियाँ हैं जो कि सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र हैं। प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं जो कि प्रायद्वीप का मतलब होता पठारी नदियाँ, यानी कि दक्षिण भारत की जो नदियाँ हैं। नर्मदा, कावेरी, महानदी ये हैं। हिमालय से निकलने वाली नदियों के बारे में जो है हम थोड़ा सा जान लेते हैं मित्रों। उसके बाद हम मैप से पढ़ेंगे। हिमालय से निकलने वाली जो नदियां हैं, हिमालय से निकलने वाली नदियां बर्फ़ और ग्लेशियरों यानी हिमानी या हिमनद, बर्फ़ के जो ग्लेशियर होते हैं उनको हिमानी या हिमनद बोलते हैं, उनके पिघलने से बनी है। अतः इनमें पूरे वर्ष के दौरान निरंतर प्रवाह बना रहता है। हिमालय की नदियों के बेसिन बहुत बड़े हैं एवं उनके जलग्रहण क्षेत्र सैकड़ों हजारों वर्ग किलोमीटर में फैले हैं। हिमालय की नदियों को 3 प्रमुख नदी तंत्रों में विभाजित किया गया है। पहला है सिंधु नदी तंत्र, दूसरा गंगा नदी तंत्र और तीसरा है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। इन तीनों नदी तंत्रों का विकास अत्यंत विशाल नदी से हुआ है जिसे शिवालिक या हिंद ब्रह्म नदी भी कहा जाता है। यह नदी असम से जो पंजाब तक बहती थी। प्लीस्टोसीन काल में जब पोटवार पठार का उत्थान हुआ था तो यह नदी छिन्न भिन्न हो गई और वर्तमान में 3 नदी तंत्रों में बट गई। इस संबंध में भूगर्भ वैज्ञानिक के मत एक नहीं है, यानी इस थ्योरी को जो है भूगर्भ विद्वान जो है वो अलग अलग मानते हैं। तो मित्रों, सबसे पहले जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं सिंधु नदी तंत्र को। सिंधु नदी तंत्र मित्रों बिल्कुल एक बार में ही आपका क्लियर हो जाएगा और सभी नदी तंत्रों को हम इसी तरह से मैप से ही पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे मित्रों जो मानसरोवर से निकलती हैं
मानसरोवर के राकसताल से निकलती है सिंधु नदी तंत्र की जो सतलज नदी, और सानो ख्वाब हिमनद से निकलती हैं सिंधु नदी। और मित्रों, ये जो राकसताल से निकलती है सतलज नदी इस तरह से जाती है आगे, और इसमें व्यास नदी आगे जाके मिल जाती है। ये किस जगह से निकलती है ये सब हम अभी वीडियो में आगे जाके पढ़ने वाले हैं। ये सतलज नदी में है व्यास नदी जो मिल जाती है। उसके बाद में ऊपर आती है रावी नदी, रावी नदी जाती है और यह भी सतलज में मिल जाती है। उससे ऊपर आती है चिनाब नदी, चिनाब नदी भी निकलती है और ये जाके झेलम में मिल जाती है, और झेलम की संयुक्त जलधारा, झेलम और चिनाब की संयुक्त जलधारा जाके सतलज में विलीन हो जाती है। झेलम जो है शेषनाग झील से निकलती हुई आगे बढ़ती है मित्रों, और ये जाके चिनाब नदी से मिलके संयुक्त धारा जाके सतलज में मिल जाती है। और ये जो है गिलगित से होती हुई सिंधु नदी जा रही है, और ये सभी सतलज जो संयुक्त धारा है झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज स्वयं की, ये जाके मिठानकोट में जो सिंधु नदी से मिल जाती है। तो इसमें पढ़ने वाली कौन सी इंपॉर्टेंट बात है, आपको नदियों का क्रम पूछ लेता है पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व, तो इसको हम जो है कर लेते हैं। अगर हम बात करते हैं पूर्व से उत्तर से दक्षिण की, तो इसमें पूर्व पश्चिम का पूछने का कोई मैटर नहीं है, इसमें उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर पूछेगा इस नदी तंत्र में। तो अगर हम बात करते हैं उत्तर में, तो उत्तर में सबसे पहले सिंधु नदी है, उसके बाद में उससे नीचे है झेलम नदी दूसरे नंबर पे, और तीसरे नंबर पे चिनाब नदी है मित्रों, और चौथे नंबर पे जो है आपकी चिनाब नदी के नीचे जो है वो रावी नदी है, और रावी के नीचे व्यास है पाँचवें नंबर पे, और जो है उससे भी नीचे जो है सतलज नदी है छठे नंबर पे। ये क्रम आपको याद रखना है, परीक्षा में पूछा जाता है, चाहे पीसीएस की हो, चाहे आईएएस की हो, चाहे जो स्टेट गवर्नमेंट की जो एग्जाम्स हों। इसमें जो है फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। सबसे नीचे है सतलज, उससे ऊपर जो है व्यास है, उससे ऊपर रावी है, उससे ऊपर चिनाब है, उससे ऊपर झेलम है, और सबसे ऊपर जो है सिंधु नदी है मित्रों। तो ये आपको जो क्रम याद रखना है बहुत ज़रूरी है। देखिए सबसे नीचे सतलज होगी, उससे ऊपर व्यास हो गई, उससे ऊपर रावी हो गई, उससे ऊपर चिनाब हो गई, फिर झेलम हो गई, और फिर जो है ऊपर से बहती है सिंधु नदी मित्रों। मैप में जो है ये आप जम्मू कश्मीर का हिस्सा देख रहे हैं, यहाँ से सिंधु नदी निकल रही है और ये निकल रही है सतलज नदी, और बाकी ये जास्कर की पहाड़ियाँ, और इस तरह से ये श्योक नदी और गिलगित, ये सभी जो है इनकी सहायक नदियाँ दी गई हैं जिनके बारे में हम अभी पढ़ने वाले हैं। स्वात है ये जो जगह है आपकी अफगानिस्तान रीजन की, और ये श्रीनगर है यहाँ पे। इस तरह से जो है ये यहाँ से व्यास और रावी बहती हुई आगे जाती हैं, चिनाब इसमें मिल जाती है। ये दूसरा मैप है, इसको भी आप जरूर देख लीजिए। अभी आपने नक्शा देखा है, अब हम पढ़ते हैं इनके बारे में थ्योरी। जो सिंधु नदी तंत्र है इसके अंतर्गत सिंधु और उसकी सहायक नदियां सम्मिलित हैं मित्रों। सिंधु जो है तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। कौन सी नदी? सिंधु नदी। यह 2880 किलोमीटर लंबी है मित्रों। भारत में मित्रों जो सिंधु नदी की लंबाई है वो 1114 किलोमीटर है। भारत के हिस्से में जो है यहाँ तक 1114 किलोमीटर लंबी है सिंधु नदी, और ये पाक अधिकृत सहित केवल भारत में 709 किलोमीटर की दूरी तय करती है। केवल 709 किलोमीटर की दूरी तय करती है। इसका जल संग्रहण क्षेत्र जो 11.65 लाख वर्ग किलोमीटर है। 11.65 लाख वर्ग किलोमीटर भूमि को जो है ये सींचती है मित्रों। सिंधु नदी की सहायक नदियों की बात कर लेते हैं। तो दाईं ओर से मिलने वाली जो नदियां हैं, दाईं ओर से मिलने वाली जो नदियां हैं वो है श्योक, काबुल, कुर्रम और गोमल। एक है श्योक, दूसरी है काबुल, तीसरी है कुर्रम और चौथी है मित्रों गोमल। ये जो नदियां हैं सिंधु नदी में राइट साइड से मिलती हैं। श्योक, काबुल, कुर्रम और गोमल ये ऊपर नीचे हो सकती हैं। ये जो है इनका क्रम ऊपर से नीचे नहीं है, परंतु ये जो है राइट साइड से मिलने वाली नदियों की मैं आपको बता रहा हूँ। कौन कौन सी हैं? दाएं तरफ से मिलने वाली पूछी जाती है परीक्षा में। श्योक है, काबुल है, कुर्रम है और गोमल है। अगर हम बात करें बाईं ओर से मिलने वाली नदियाँ, तो बाईं ओर से जो मिलती हैं सतलज है, उसके बाद में जो बाईं ओर से मिलने वाली नदियों में व्यास है, उसके बाद में रावी है, और बाईं ओर से मिलने वाली जो नदियों में चिनाब है और झेलम है। चिनाब और झेलम की संयुक्त धारा है मित्रों। चिनाब और झेलम ये सभी बाईं ओर से मिलती हैं, और ये जो है मिठानकोट में जाके इनसे मिलती हैं। और मित्रों 1960 में एक सिंधु जल समझौता हुआ था। सिंधु नदी के जल के बारे में, ये जो सिंधु नदी जा रही हैं इनके नल के बारे में, इनके जल के बारे में 1960 में एक जो समझौता हुआ था भारत और पाकिस्तान का। इसके अंतर्गत
हुआ क्या था कि भारत सिंधु और उसकी सहायक नदियों में झेलम और चिनाब का 20% जल उपयोग कर सकता है। किस किस का? सिंधु का, झेलम का और चिनाब का। इन तीनों नदियों का केवल 20% ही जल भारत उपयोग कर सकता है, जबकि रावी का और मित्रों सतलज का 80% जल जो भारत उपयोग कर सकता है। ये जो है 1960 में जो संधि हुई थी सिंधु जल समझौता, उसके तहत जल का बंटवारा है। सिंधु नदी भारत से होकर गुजरती है, उसके बाद में जो है पाकिस्तान में पहुंच जाती है। ये मिठानकोट जो जगह है ये पाकिस्तान की जगह है, और अंततः ये कराची के पास में जो जाके अरब सागर में मिल जाती है, नीचे पहुंच जाती है इस तरह से, और जो है ये बहती हुई अरब सागर में चली जाती है। आगे अगर हम बात करें, इसी में जो है पीर पंजाल के पास में एक जो श्रेणी है पीर पंजाल, और इस पर्वत श्रेणी में ही शेषनाग झील है। तो शेषनाग झील के पास बैरीनाग से निकलती है ये जो है झेलम नदी, और यह बहती हुई वूलर झील से मिलती है और अंत में चिनाब नदी में मिल जाती है। तो झेलम नदी जो है शेषनाग झील के पास से बैरीनाग से निकलती है, और ये जो वूलर झील से होती हुई वूलर झील के पास वूलर झील में मिलती है, और अंत में जो वूलर झील में मिलने के बाद में जाके चिनाब नदी से मिल जाती है। इसकी सहायक नदियां जो हैं किशन गंगा है मित्रों। जो झेलम नदी की सहायक नदियां हैं वो किशन गंगा है, एक तो किशन गंगा झेलम नदी की सहायक नदी है, और जिसे पाकिस्तान में नीलम कहते हैं। इस किशन गंगा नदी को पाकिस्तान में नीलम के नाम से जाना जाता है। श्रीनगर जो है झेलम नदी के किनारे पर ही बसा है मित्रों। श्रीनगर में इस पर शिकार या बजरे अधिक चलाए जाते हैं। श्रीनगर में क्या जो अधिक चलाए जाते हैं? शिकार या बजरे, जो झेलम नदी पर चलाए जाते हैं। अब चिनाब नदी की बात कर लेते हैं। जो चिनाब नदी है मित्रों, यह नदी सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। चिनाब नदी सिंधु नदी की सबसे जो है बड़ी सहायक नदी है, ये मानी जाती परीक्षा में अगर आता है तो। और हिमालय प्रदेश में जब ये बहती तो इसको चंद्रभागा कहते हैं। क्या कहते हैं? चंद्रभागा। हिमालय प्रदेश में चिनाब नदी को चंद्रभागा कहते हैं। यह नदी लाहुल में बाड़ालाचा दर्रे के दोनों ओर से चंद्र और भागा नामक दो नदियों के रूप में निकलती है। तो मित्रों ये जो चिनाब नदी है लाहुल नाम की जगह पर पहुंचती है, और यह बाड़ालाचा दर्रे के दोनों ओर से निकलती है चिनाब नदी। एक को बोलते हैं हिस्से को चंद्र और दूसरे को बोलते हैं भागा। तो चंद्रभागा में जो है बट जाती है लाहुल में बाड़ालाचा दर्रे के बाद में। उसके बाद में हम बात करते हैं रावी नदी की मित्रों। रावी नदी का जो उद्गम स्थल है हिमाचल में कांगड़ा जिले में। जो रावी नदी है ये चिनाब के बिल्कुल नीचे, आपको छोटा सा पॉइंट दिखाई दे रहा होगा। ये हिमाचल प्रदेश में जो कांगड़ा जिले है, कांगड़ा जिले के रोहतांग के दर्रे के पास से निकलती हैं। रोहतांग के दर्रे के पास से निकलती हैं जो है रावी नदी मित्रों। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यह पंजाब में सबसे छोटी नदी है। जो रावी नदी है, 5 नदी जो है, 5 नदी का अर्थ होता पंजाब, पंजाब का अर्थ होता 5 नदियों का प्रदेश। तो इन 5 नदियों में रावी नदी जो सबसे छोटी नदी है। उसके बाद में व्यास की बात करते हैं। तो व्यास नदी जो है मित्रों, यह हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में रोहतांग के निकट व्यासकुंड से निकलती है। यह भी जो है रोहतांग के दर्रे के पास से निकलती है, और यह भी हिमाचल प्रदेश से निकलती है। और मित्रों यह भी कांगड़ा से ही निकलती है, और कांगड़ा के यह पास में एक व्यास कुंड है, उस व्यास कुंड से निकलने वाली नदी है आपकी व्यास। व्यास की अगर हम बात करें, यह कपूरथला के निकट हरिके नामक स्थान पर सिंधु नदी में मिल जाती है। जो यहाँ पे ये हरिके आपको दिखाई दे रहा होगा, ये जो है ये हरिके है, और हरिके बैराज से ही जो इंदिरा गांधी नहर निकली है मित्रों, और ये जो है हरिके में जाके व्यास नदी सतलज नदी से मिल जाती है यहाँ पे। अब जो है यहाँ पे मिलने के बाद में जो है एक बांध बना हुआ है जिसको हम भाखड़ा नागल बांध बोलते हैं, वो यहीं पे बना हुआ है। यह पूर्ण रूप से भारत में 460 से 470 किलोमीटर बहती है व्यास नदी। अब हम बात करते हैं सतलज नदी की। सतलज नदी जो है मित्रों, ये तिब्बत में मानसरोवर से के निकट में जो है राकसताल है, वहाँ से निकलती है,
और ये सिपिकिला दर्रा के पास से होती हुई जो है उसमें प्रवेश करती है, सिपिकिला दर्रा में। और भाखड़ा नागल बांध जो सतलज नदी पर ही बनाया गया है मित्रों। ये जो है हमने सिंधु नदी तंत्र को पूरा अच्छे से पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे गंगा नदी तंत्र। मित्रों, गंगा नदी जो है ये उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गौमुख के निकट गंगोत्री हिमनद से भागीरथी के रूप में निकलती हैं। जो गंगोत्री हिमनद है वहाँ से इनका जो निकासी स्थान है गौमुख, और वहाँ पे इनका नाम है भागीरथी। ये भागीरथी के रूप में निकल के देवप्रयाग में पहुँचती हैं, और देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी दोनों मिलती हैं। उनके संगम के बाद में इनकी संयुक्त धारा को गंगा नदी के नाम से जाना जाता है। हम बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे। पंचप्रयाग भी हम आगे वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे चित्र के माध्यम से। इलाहाबाद के पास में गंगा से यमुना मिलती हैं, आपको सबको पता है, जिसको संगम या प्रयागराज कहा जाता है। पश्चिम बंगाल में गंगा दो धाराओं में बढ़ जाती हैं। एक धारा हुगली नदी के रूप में अलग होती है, जबकि मुख्य धारा जो है भागीरथी के रूप में आगे बढ़ जाती है। नक्शे में आप देख रहे हैं मित्रों, गंगा जो है गौमुख से निकलती हैं भागीरथी के रूप में, उसके बाद में जो है आगे बढ़ती हैं। भागीरथी अलकनंदा मिलकर जो है गंगा का रूप लेती हैं, और ये इस तरह से जो आगे बढ़ती हैं। और मित्रों, कानपुर, प्रयागराज और वाराणसी होती हुई और जो ये कोलकाता होती हुई आगे बंगाल की खाड़ी में पहुंच जाती हैं। ये पश्चिम बंगाल में दो धाराओं में बढ़ जाती हैं। एक हुगली नदी के रूप में निकल जाती है, और जो मुख्य धारा वो पद्मा के रूप में आगे बढ़ जाती है। अगर हम बात करें इनकी जो है सहायक नदियों के बारे में, तो इसमें बाएं से जो मिलने वाली नदियां हैं वो हैं रामगंगा। गंगा की जो सहायक नदियों में बाएं तरफ से जो मिल रही हैं वो रामगंगा पहली हैं, उसके बाद में गोमती हैं दूसरी, उसके बाद में घाघरा हैं, गंडक हैं, उसके बाद में कोसी हैं, बिहार का शोक जिनको बोलते हैं, उसके बाद में महानंदा हैं, उसके बाद में मित्रों जो है ये पश्चिम बंगाल में जाके ब्रह्मपुत्र से मिल जाती हैं। ब्रह्मपुत्र को जो है बांग्लादेश में जाके ब्रह्मपुत्र से मिल जाती हैं, और ब्रह्मपुत्र में जो है बांग्लादेश में जो है ब्रह्मपुत्र को जमुना के नाम से जाना जाता है। और ये जो है मेघना नदी आती है, ये मेघना नदी आके मिल जाती है इसमें, और इनकी तीनों की संयुक्त धारा को आगे मेघना के नाम से जाना जाता है। तो बाएं हिस्से से बाएं तरफ से जो मिलने वाली नदियां हैं वो हैं रामगंगा है, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा, उसके बाद में जो है ब्रह्मपुत्र। मित्रों, आपका जो इसमें क्रम भी पूछा जाता है कि पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व क्रम क्या है, तो अगर पूर्व से पश्चिम की बात करें तो हम महानंदा है, उसके बाद में कोसी है, फिर गंडक है, उसके बाद में घाघरा है, फिर गोमती है और रामगंगा है। तो ये भी आपको याद होना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि दाएं तरफ से कौन कौन सी नदियां जो है गंगा में मिलती हैं। तो दाएं तरफ से जो मिलती हैं, एक तो यमुना मिलती है दाएं तरफ से, ये प्रयागराज में मिलती हैं। उसके पश्चात में सोन नदी जो है दाएं तरफ से पटना में मिलती हैं। और कोई नदी इसमें दाएं तरफ से नहीं मिलती मित्रों। और हुगली जो है ये वितरिका है, आगे जाके थोड़ा पानी हुगली नदी के रूप में साइड में चला जाता है, और बाकी मुख्य धारा जो पद्मा के नाम से आगे पश्चिम बांग्लादेश में पहुंच जाती है। अच्छा मित्रों, इसी में हम जो एक चीज़ और पढ़ते हैं कि इसकी जो सहायक नदी हैं यमुना जी, ये बंदरपूंछ से निकलती हैं और आगे बढ़ती हैं दिल्ली होती हुई, आगरा होती हुई जो है ये आगे बढ़ती हैं। इसमें चंबल नदी मिलती है दाएं तरफ से, उसके बाद में सिंध नदी मिलती है दाएं तरफ से, उसके बाद में बेतवा नदी मिलती है दाएं तरफ से, उसके बाद में केन नदी मिलती है दाएं तरफ से। तो ये जो है यमुना नदी की सहायक नदियां हैं। आगे चलते हैं मित्रों। अब कुछ हम इंपॉर्टेंट फैक्ट जो पढ़ लेते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में जमुना के नाम से भागीरथी गंगा में मिलती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी जो बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी का नाम जमुना है, तो ये जमुना जो है जमुना के नाम से भागीरथी यानी कि गंगा नदी में मिलती हैं बांग्लादेश में। इनकी संयुक्त धारा को पद्मा कहते हैं। पद्मा नदी में बांग्लादेश में मेघना नदी मिलती है। पद्मा नदी जो संयुक्त धारा है गंगा की और ब्रह्मपुत्र की, इनमें मेघना नदी मिलती है। और बाद में गंगा ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा मेघना में मिलने के बाद मेघना के नाम से आगे बढ़ती है और छोटी छोटी धाराओं में बंटने के बाद बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा माना जाता है, जिसको सुंदरवन का डेल्टा कहते हैं, जिसका विस्तार हुगली और मेघना नदियों के बीच में है। तो जो
हुगली और मेघना नदी के बीच में जो सुंदरवन का डेल्टा स्थित है। सुंदरी वृक्ष की अधिकता के कारण इसे सुंदरवन का डेल्टा कहते हैं। डेल्टा क्या होता है इसके बारे में पढ़ लेते हैं। नदी जब सागर या झील में गिरती है तो उसके वेग में कमी आ जाती है, जिसके कारण उसके मुहाने पर उसके मलबे का निक्षेप होने लगता है, यानी मलबा वहाँ पे इकट्ठा होने लगता है, जिससे वहाँ विशेष प्रकार के स्थल रूप का निर्माण हो जाता है। इस स्थल रूप को ही डेल्टा कहते हैं और ये इस रूप में होता है तो इसलिए इसको डेल्टा कहा जाता है। अब इनकी सहायक नदियाँ पढ़ेंगे मित्रों हम। गंगा की सहायक नदियाँ जैसा कि हम देख चुके हैं, फिर से एक बार रिपीट मान लेते हैं कि गंगा नदी निकलती है इस तरह से, ये जो प्रयागराज होती हुई, पटना होती हुई और फरक्का में जो है हुगली नदी इसमें वितरिका बन जाती हैं और आगे चली जाती हैं। बांग्लादेश में जाके इनका नाम पद्मा हो जाता है। इसमें ब्रह्मपुत्र आके मिल जाती हैं और इसी में मेघना आके मिल जाती हैं बांग्लादेश में। तो यहाँ पे अगर हम दाएं तरफ से मिलने वाली नदियों की बात करें तो रामगंगा है, उसके बाद में गोमती हैं। बाएं तरफ से मिलने वाली रामगंगा, गोमती हैं, फिर घाघरा है, फिर गंडक है, कोसी हैं और महानंदा है। इस तरह से जो ये बाएं तरफ से मिलने वाली है और दाएं तरफ से मिलने वाली जो है यमुना है और सोन है। यमुना प्रयागराज में मिलती है और जो सोन है वो पटना में मिलती है। सोन नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है और आगे ये जो है चली जाती है। अगर हम बात करें तो बंदरपूछ से निकलने वाली जो यमुना है उनकी सहायक नदियों की तो चंबल हैं जो कि इंदौर की पहाड़ियों के पास से निकलती है, जानापाव की पहाड़ियों से निकलती है जो है चंबल नदी। उसके बाद में भोपाल से निकलती हैं बेतवा नदी, ये भी जाके जमुना में मिल जाती हैं और उसके बाद में केन भी है। ये सभी जमुना की सहायक नदी जो कि दाएं तरफ से इसमें मिलती हैं। और दामोदर नदी है मित्रों, दामोदर नदी जो है ये है हुगली नदी में ही आगे जाके मिल जाती है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। बाईं ओर से गंगा में जो मिलने वाली नदियां हैं वो हैं गोमती, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंगा, रामगंगा, कोसी, महानंदा और ब्रह्मपुत्र। ये बाईं तरफ से मिलने वाली हैं। और दाईं तरफ से मिलने वाली नदियां हैं मित्रों यमुना, टॉस और सोन नदी, ये दाईं तरफ से मिलने वाली हैं। उत्तराखंड में सबसे फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन ऋषिकेश में गंगा नदी पर देश का पहला ग्लास फ्लोर ब्रिज बनाया जाएगा। लक्ष्मण झूला के बराबर में बनने वाले इस ब्रिज का फर्श बहुत मजबूत पारदर्शी कांच का होगा। तो मित्रों ये लक्ष्मण झूला के बगल में ही बनेगा और जो ये शीशे का बनेगा। 94 वर्षों से ऋषिकेश की पहचान बने लक्ष्मण झूला को सुरक्षा कारणों से जुलाई 2019 में बंद कर दिया गया था। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, हो सकता है कि यह भी आपकी परीक्षा में जो है पूछ लिया जाए। उसके बाद में यमुना नदी की बात करते हैं तो यह गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है और यह 1370 किलोमीटर लंबी है। यह बंदरपूछ श्रेणी पर स्थित यमुनोत्री हिमनद से निकलती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां जो हैं वह हिंडन है, ऋषि गंगा है, चंबल है, बेतवा है, केन है और सिंध। ये सभी नदियां जो है यमुना नदी की सहायक नदियां हैं। तो मित्रों जैसा कि आप नक्शे में देख रहे हैं ये बंदरपूछ से निकली है यमुना, नई दिल्ली, आगरा और इस तरह से जो आगे बढ़ती हुई ये प्रयागराज में जाके गंगा जी में मिल जाती हैं दाएं तरफ से। तो यमुना की जो सहायक नदी है देखिए चंबल है, सिंध है, फिर बेतवा है, फिर केन है और फिर जो है आगे सोन नदी है, ये डायरेक्ट सीधे गंगा नदी में जाती है। तो आपको जो परीक्षा में ये पूछा जाता है, इनका क्रम पूछा जाता है कि पूर्व से पश्चिम की तरफ कौन कौन सी नदियों का क्रम है। तो सबसे पहले यमुना की सहायक नदियों में पूर्व से पश्चिम की तरफ केन है, उसके बाद में जो है बेतवा है, उसके बाद में सिंध है और फिर चंबल है। या अगर पश्चिम से पूर्व की तरफ बात करी जाए तो चंबल है, उसके बाद में यानी कि लेफ्ट टू राइट अगर हम बात करते हैं तो चंबल है, उसके बाद में सिंध है, उसके बाद में बेतवा है, उसके बाद में जो है केन है। यानी कि चंबल है, सिंध है, बेतवा है और केन है और ये जो फिर उसके बाद में सोन आती है, लेकिन ये सीधी सीधी जो है इसमें गंगा जी में जाके मिलती है पटना में। और मित्रों इनका क्रम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये नीचे वाला क्रम हमने देख लिया, ऊपर वाला क्रम हमने गंगा नदी तंत्र का भी देख लिया, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। और मित्रों यहाँ पे अगर हम बात करें तो गंगा में जो राइट साइड से मिलने वाली हैं, इधर से अगर हम बात करें तो सोन है, उसके बाद में टॉस होगी और उसके बाद में टॉस होगी और उसके बाद में जो है यमुना नदी गंगा जी में मिलेगी। तो लेफ्ट टू अगर राइट टू लेफ्ट की बात करें जो है दाएं हाथ से दाएं तरफ मिलने वाली नदियों में तो सोन है, उसके बाद में जो है टॉस है और उसके बाद में जो है यमुना नदी है। ये राइट साइड की बात कर रहे हैं हम इधर से, और ऊपर की तरफ से हम अच्छे से पढ़ ही चुके हैं।
अब हम पढ़ने वाले हैं पंच प्रयागों को मित्रों। बिल्कुल जी हाँ, पंच प्रयागों को जो है हमको जरूर पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि ये परीक्षा में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे जो है यमुना निकलती हैं यमुनोत्री से या बंदरपूंछ से, बिल्कुल सब लोग जानते हैं। और जो गंगोत्री से निकलते हैं वो भागीरथी नाम से निकलती हैं। पहले गंगोत्री से जो गंगा मैया निकलती हैं वो भागीरथी के नाम से निकलती हैं। अब होता क्या है कि देवप्रयाग में जो है अलकनंदा आके मिलती हैं। इसमें अलकनंदा देवप्रयाग में आके मिलती हैं भागीरथी नदी से, और आगे की जो संयुक्त धारा है उसको हम गंगा नदी के नाम से जानते हैं। तो पहला जो पंचप्रयाग में प्रयाग हो गया वो देवप्रयाग हो गया, जो सबसे नीचे है। यह भागीरथी और अलकनंदा के मिलन स्थल जो है वो देवप्रयाग में है। अगर हम दूसरे देवप्रयाग जो है प्रयाग की बात करें तो वह है रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग में मित्रों मंदाकिनी नदी आती है केदारनाथ से निकलती हुई। देवप्रयाग से ऊपर चलते हैं रुद्रप्रयाग, मंदाकिनी निकलती आती हैं केदारनाथ से, और ऊपर से आती हैं अलकनंदा, और अलकनंदा और मंदाकिनी मिलके जो रुद्रप्रयाग के पास में मिलती हैं, और ये दोनों संयुक्त धारा अलकनंदा के नाम से आगे चली जाती है। ऊपर की बात करते हैं, तीसरे नंबर पे आते हैं कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग की अगर हम बात करते हैं तो कर्णप्रयाग में जो है एक तो धारा आती है अलकनंदा की, और एक जो धारा आती है पिंडर गंगा की। तो कर्णप्रयाग में अलकनंदा और पिंडर गंगा दोनों मिलती हैं, ये तीसरा प्रयाग है। उसके बाद में चौथे प्रयाग की तरफ चलते हैं जिनको बोलते हैं नंद प्रयाग। नंद प्रयाग में मित्रों एक तो अलकनंदा आती हैं और एक आती हैं मंदाकिनी, मंदाकिनी नहीं है, नंदाकिनी है। तो नंदाकिनी है वो आती है, और अलकनंदा, ये चौथा प्रयाग है हमारा नंद प्रयाग। और ये जो नंद प्रयाग में जाके मिल जाती हैं और इनकी संयुक्त धारा आगे अलकनंदा बन के चली जाती है। मित्रों एक चीज़ आप देख रहे हैं कि अलकनंदा ऊपर से चली हैं, और ये जिसमें भी मिल जाती हैं अपना नाम उसके जो है आगे उस दूसरी नदी में मिलके अपने नाम से ही आगे बढ़ती हैं। उसके बाद में हम ऊपर पहुंचते हैं तो हम बद्रीनाथ पे पहुंचते हैं, और ये जो है विष्णु प्रयाग है हमारा पांचवा प्रयाग। और विष्णु प्रयाग में बद्रीनाथ की तरफ से आती हैं अलकनंदा और ऊपर से आती है धौली गंगा। ये धौली गंगा और बद्रीनाथ के पास से आने वाली अलकनंदा मिलके जो विष्णु प्रयाग के पास में मिल जाती हैं, विष्णु प्रयाग में मिल जाती हैं। और अलकनंदा और धौली गंगा की जो संयुक्त जो धारा है वह अलकनंदा के नाम से आगे पहुंच जाती है। तो इस तरह से हमने पंचप्रयाग पढ़े हैं, शायद आपको बिल्कुल परमानेंट याद हो गया होगा। फिर से एक बार रिपीट मारते हैं। देवप्रयाग सबसे पहला प्रयाग जहाँ पे भागीरथी और अलकनंदा मिलती हैं। मित्रों अलकनंदा का नाम अलकनंदा ही रहेगा शुरू से और अंत तक, ठीक, बाकियों के नाम अलकनंदा बन जाएंगे अलकनंदा से मिलके। तो चलिए ऊपर से शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए अलकनंदा और धौली गंगा मिलती हैं विष्णु प्रयाग में। अच्छा, ये दोनों संयुक्त धारा अलकनंदा के नाम से नीचे जाती हैं, और ये अब जो अलकनंदा है अब ये नंदाकिनी से मिलती है नंद प्रयाग में, विष्णु प्रयाग के बाद में जो है नंद प्रयाग में। उसके बाद में ये जो है अलकनंदा के नाम से फिर आगे धारा जाती है, और इस धारा में पिंडर गंगा मिल जाती है कर्ण प्रयाग में। उसके बाद में ये धारा फिर से आगे जो है अलकनंदा के नाम से जाती है, और इसमें जो केदारनाथ से आने वाली मंदाकिनी नदी जो है वो मिल जाती हैं, और जो ये रुद्रप्रयाग में। उसके बाद में ये फिर से अलकनंदा के नाम से आगे धारा जाती है, और ये भागीरथी में मिलकर गंगा नदी को जो है नाम आगे चलता है। ये दोनों धाराएं मिलके संयुक्त रूप से गंगा नदी के नाम से आगे बहती हैं, और यमुनोत्री नदी से आपकी यमुना नदी निकलती है। इस तरह से जो है आपके पंचप्रयाग हो गए। शायद आशा है कि आप अब जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। अब हम जान लेते हैं कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट्स। रामगंगा नदी यह है नैनीताल के गैरसैंण के निकट गढ़वाल की पहाड़ियों से निकलती है, और कन्नौज के समीप जो रामगंगा गंगा जी में मिल जाती हैं। नैनीताल के निकट, गैरसैंण के निकट, गढ़वाल की पहाड़ियों से निकलकर कन्नौज के पास में जो गंगा जी में मिल जाती है। गोमती नदी की बात करते हैं। यह उत्तर प्रदेश में पीलीभीत जनपद से निकलती है। गोमती नदी पीलीभीत जिला से निकलती है और गाजीपुर के पास में जाकर गंगा जी में मिल जाती हैं। गोमती नदी के जो किनारे बसे हुए शहर हैं वो है लखनऊ है, जौनपुर है और गाजीपुर है। घाघरा सरयू नदी यह नेपाल के मपसा तुंग हिमानी से निकलती हैं और बिहार के छपरा के निकट गंगा में मिल जाती हैं। घाघरा जो सरयू नदी के नाम से प्रसिद्ध है, यह जो है
मपसातुंग हिमानी से निकलती हैं और यह बिहार के छपरा नदी के निकट गंगा में मिलती हैं। सहायक नदी जो है घाघरा नदी की राप्ती और शारदा है मित्रों। राप्ती और शारदा नदी जो हैं ये घाघरा नदी यानी कि सरयू नदी की जो है सहायक नदी है। और मित्रों आप अच्छे से जानते हैं कि सरयू नदी यानी कि घाघरा नदी के किनारे पर अयोध्या नगर बसा हुआ है, श्री राम की नगरी, और फैजाबाद बसा हुआ है और बलिया बसा हुआ है। ये घाघरा यानी कि जिसको उत्तर प्रदेश में सरयू के नाम से जानते हैं, इस पे भगवान श्री राम की अयोध्या नगरी और फैजाबाद और जो है आपका बलिया बसा हुआ है मित्रों। उसके बाद में आती है गंडक और कोसी नदियाँ। तो गंडक की अगर हम बात करते हैं तो ये नेपाल में शालिग्राम नदी के नाम से जानी जाती है। नेपाल में शालिग्राम के नाम से जानी जाती है। और मित्रों गंडक का दूसरा नाम है नारायणी। नारायणी जो है गंडक का दूसरा नाम है और शालिग्रामी। भारत में पटना के निकट गंगा जी में मिल जाती हैं जो है गंडक नदी। पटना के पास में जो है गंगा जी में ही मिल जाती हैं जो है गंडक नदी। आगे पढ़ते हैं कोसी नदी। कोसी नदी जो है 7 धाराओं में मुख्य धारा अरुण नाम से माउंट एवरेस्ट के पास, अरुण के नाम से निकलती हैं। माउंट एवरेस्ट के पास गोसाई थान चोटी से निकलती हैं और भागलपुर में जनपद में जाके, भागलपुर जिले में बिहार में गंगा नदी में मिल जाती हैं। तो ये जो है बिहार के शोक के रूप में भी जानी जाती हैं। और जो बंगाल का शोक कहलाती है दामोदर नदी और बंगाल का आतंक कहलाती है जलकुंभी। कोसी नदी जो है अपना रास्ता बार बार बदलती है, इसके कारण ये बाढ़ लाने के कारण जो है नदी, जो कोसी नदी है बिहार का शोक कहलाती है। हुगली नदी की बात करते हैं मित्रों। पश्चिम बंगाल में गंगा की वितरिका के रूप में इसका उद्गम होता है तथा बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तमसा नदी की बात करते हैं जिसको टोंस नदी कहते हैं, दक्षिण टोंस नदी कहते हैं तमसा नदी को। तो कैमूर की पहाड़ियों से निकलती है। ये जो कैमूर की पहाड़ियों से निकलकर इलाहाबाद के से आगे जाके गंगा जी में मिल जाती हैं। तो टोंस नदी जो है वो गंगा जी में मिल जाती हैं। आगे चलते हैं सोन नदी और ये कैमूर की पहाड़ी से निकलती है साहब। तमसा या टोंस नदी जो कैमूर की पहाड़ियों से निकलती है, इलाहाबाद से आगे जाके गंगा जी में मिल जाती है। सोन नदी की बात करते हैं तो अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती हैं सोन नदी भी और नर्मदा नदी भी, ध्यान रखिएगा दोस्तों। अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलकर पटना से पहले गंगा नदी में मिल जाती है, यानी पटना के पास में ही जो गंगा नदी में मिल जाती है। गंगा नदी, यमुना नदी की जो सहायक नदियों के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। चंबल है। चंबल नदी मध्य प्रदेश के मऊ यानी इंदौर के पास में स्थित जानापाव की पहाड़ी से निकलती हैं एवं इटावा के समीप जो यमुना में मिल जाती है। इटावा, उत्तर प्रदेश का इटावा जो है, यहाँ पे जो यमुना नदी मिल जाती है। इनकी सहायक नदियाँ हैं बनास है, पार्वती है, काली सिंध है और शिप्रा नदी जो है चंबल नदी की सहायक नदियाँ हैं। सिंध नदी की बात करते हैं तो यह गुना जिले के सिरोंज तहसील के पास से निकलती है। आप जो सिरोंज तहसील, आपको जो याद रखना है, सिरोंज तहसील के पास से निकलती है सिंध नदी, जो सिंध नदी यमुना नदी की सहायक नदी है। आगे बात करते हैं बेतवा नदी की। बेतवा नदी जो है यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में विंध्य पर्वतमाला से निकलती है। बेतवा नदी जो है रायसेन जिले से निकलती है, पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना है। और जो विंध्य पर्वत से निकलती है, विंध्य पर्वत श्रेणी से जो है बेतवा नदी निकलती है और उत्तर प्रदेश में हमीरपुर के पास में यमुना नदी में मिल जाती है। उत्तर प्रदेश में कहाँ पे मिलती है बेतवा नदी? हमीरपुर के पास में मिल जाती है। उसके बाद में केन नदी आती है, यमुना की सहायक नदी। यह मध्य प्रदेश के सतना जिले में कैमूर की पहाड़ी से निकलती है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है भाई, केन नदी जो है मध्य प्रदेश के सतना जिले के कैमूर की पहाड़ी से निकलती है एवं बांदा के निकट यमुना में मिल जाती है। तो कहाँ पे यमुना में कहाँ पे मिलती है? बांदा में। बांदा के पास में जो यमुना में मिल जाती है केन नदी। अब मित्रों हम पढ़ेंगे चंबल की सहायक नदियाँ। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने जा रहा है और सभी भाई बहन और गृहिणियों से मेरा निवेदन है कि यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि इसमें जो है पूरे भारत की नदियों को डिटेल में एक्सप्लेन किया जा रहा है ना। एक ही वीडियो में सारा कुछ, ऐसी वीडियो आपको जो यूट्यूब के इतिहास में पहली बार देखने को शायद मिल रही होगी, जिसमें एक ही वीडियो में सभी नदियाँ कंप्लीट तरह से जो पढ़ाई जा रही हैं विद मैप। केन नदी की बात करते हैं तो यह मध्य प्रदेश के सतना जिले में कैमूर की पहाड़ी से निकलती है एवं बांदा के निकट यमुना में मिल जाती है। तो केन नदी भी जो है यमुना की जो सहायक नदी है और यह मध्य प्रदेश के सतना जिले से निकलती है और कैमूर की पहाड़ी से निकलती है और बांदा में जाके मिल जाती है। चंबल की सहायक नदियों की बात कर रहे हैं हम। तो चंबल की सहायक नदियाँ मित्रों बनास और छिप्रा नदी। तो बनास जो है यह अरावली श्रेणी की खमनौर पहाड़ियों से निकलती है। बनास जो नदी है यह अरावली श्रेणी की खमनौर पहाड़ियों से निकलती है और चंबल नदी में मिल जाती है। तो बनास को आप ध्यान रखेंगे, खमनौर पहाड़ियों से निकलती है अरावली श्रेणी में से।
क्षिप्रा नदी की बात करें तो यह इंदौर के निकट काकरी पहाड़ी से निकलती है। क्षिप्रा नदी जो है इंदौर के निकट काकरी पहाड़ी से निकलती है और चंबल में मिल जाती है। और मित्रों, क्षिप्रा नदी के किनारे पर उज्जैन बसा हुआ है, जहाँ पर महाकुंभ लगता है। उज्जैन में क्षिप्रा के तट पर महाकाल का मंदिर है और 12वें वर्ष महाकुंभ का मेला लगता है मित्रों। उसके बाद में चंबल की सहायक नदी है जो है काली सिंध। काली सिंध मध्य प्रदेश के देवास जिले में बागली गांव में विंध्य पहाड़ी से निकलती है। देवास के बागली गांव के विंध्य पहाड़ी से निकलती है काली सिंध और यह चंबल नदी में मिल जाती है। आगे पार्वती नदी है चंबल नदी की सहायक। यह नदी मध्य प्रदेश में विंध्य श्रेणी से निकलती है एवं राजस्थान में चंबल नदी में मिल जाती है। तो दोस्तों, इस तरह से जो हमने ये चंबल नदी की सहायक नदी पढ़ी है। अब हम पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके सारे फैक्ट्स हम मात्र 2 मिनट में कंप्लीट कर लेंगे। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट आंगसी हिमनद से होता है। कहाँ से निकलता है? आंगसी हिमनद से। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी सांगपो के नाम से जानी जाती है। यह नमचा बरवा पर्वत शिखर के निकट अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। कहाँ पे करती है? नमचा बरवा जो पर्वत शिखर है, नमचा बरवा जो पर्वत शिखर है उसके पास से अरुणाचल प्रदेश में सांगपो एंट्री कर लेती है और अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम जो सांगपो का देहांग हो जाता है। देहांग बाद में इसकी 2 सहायक नदी हैं दिबांग और लोहित। ये दोनों ही देहांग में मिल जाती है। उसके बाद में ब्रह्मपुत्र नाम से जानी जाती हैं और ये जो है असम में ब्रह्मपुत्र नाम इसको दे दिया जाता है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को जमुना के नाम से जाना जाता है। तीस्ता नदी ब्रह्मपुत्र से बांग्लादेश में मिलती है मित्रों। प्रश्न पूछा जाता है तीस्ता नदी ब्रह्मपुत्र से कहाँ मिलती है? तो बांग्लादेश में मिलती है। इसके बाद ब्रह्मपुत्र पद्मा यानी कि गंगा में मिल जाती है। पद्मा जो है गंगा का बांग्लादेश में नाम है और जमुना जो है ब्रह्मपुत्र का नाम है बांग्लादेश में। ब्रह्मपुत्र नदी सहायक नदियाँ। ब्रह्मपुत्र नदी में दाईं ओर से मिलने वाली जो नदियाँ हैं मित्रों वो है सुबनसिरी, कामेंग और मानस और संकोच तीस्ता। जो दाईं तरफ से मिलेंगी यानी कि ब्रह्मपुत्र ऐसे बह रही हैं तो राइट साइड ये पड़ेगी तो और लेफ्ट साइड ये पड़ेगी, क्योंकि इधर बह रही हैं तो यदि आप ऊपर से नीचे तरफ आएंगे तो आपका राइट हैंड इधर पड़ेगा और लेफ्ट हैंड इधर, तो इसलिए इनको दाईं तरफ, इधर इसको बाईं तरफ बोलेंगे। तो यहाँ पे सुबनसिरी, कामेंग, मानस, संकोच और तीस्ता ये सभी जो है दाईं तरफ से मिलती हैं। और बाईं तरफ से जो मिलने वाली हैं वो है लोहित, इधर से लोहित भी मिलती है, दिबांग, धनसिरी और कालांग, ये जो है नदियाँ बाईं तरफ से मिलती हैं। और दाईं तरफ से सुबनसिरी, कामेंग, मानस, संकोच और तीस्ता मिलती हैं और दाईं तरफ से मिलती है तो। और बाईं तरफ से लोहित, दिबांग, धनसिरी और कालांग। आपकी परीक्षा में कई बार ये प्रश्न पूछे जाते हैं। असम घाटी में ब्रह्मपुत्र नदी के गुम्फित होने से माजुली द्वीप का निर्माण हुआ है। भारत में बहने के अनुसार सबसे लंबी नदी गंगा है और भारत में प्रवाहित होने वाली आधार पर ब्रह्मपुत्र सबसे लंबी नदी है। अगर पूछे कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है तो गंगा बताएंगे, और अगर भारत में बहने वाली कौन सी सबसे लंबी नदी है तो ब्रह्मपुत्र बताएंगे। और दोस्तों, असम में जो है ब्रह्मपुत्र पर एक द्वीप बनता है जिसको माजुली का द्वीप बोलते हैं। यह विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ब्रह्मपुत्र भारत की सबसे बड़ी नदी जल की मात्रा के हिसाब से है। उसके बाद में इसकी सहायक नदियों के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं। गुम्फित या सरता नदी, ये जो मित्रों ये गुम्फित और सरता नदी के बारे में हम पढ़ते हैं। एक ही नदी या सरता से उत्पन्न होने वाली लघु, उथली तथा संग्रथित सरताओं का जो समूह होता है, जो जाल होता है, उसको नदी के मुहाने के निकट भूमि का ढाल अत्यंत मंद होने पर बड़ी मात्रा में मलबे का जमाव होता रहता है, जिससे डेल्टा का निर्माण होता है। इस डेल्टाई भाग में नदी का जल कई शाखाओं एवं उपशाखाओं में जल वितरिकाओं में विभक्त हो जाता है। ये जल वितरिकाएं आगे पुनः कई बार मिल जाती हैं और पृथक होती हैं। इस प्रकार छोटी छोटी सरताएं एक दूसरे से गुथी हुई होती हैं और उथली होती हैं। कहने का अर्थ है मित्रों कि एक ही नदी है और इसमें से जाके छोटी छोटी जो है ऐसे वितरिकाएं हो जाती हैं और बाद में ये कई बार वितरिकाएं आपस में मिल भी जाती हैं। तो इस तरह से जो है ये एक नदी का जाल टाइप जो है इनका हो जाता है। और यहाँ पे जब पानी की जो धारा है वह विभिन्न हिस्सों में बट जाएगी तो मुख्य धारा का जो गति है वो धीमा हो जाता है। अब जब पानी का वेग कम हो जाता है तो जो ये मलबा बहा कर लेके आए हैं तो वह आगे ना जाके वहीं पे जमना प्रारंभ कर देता है, क्योंकि पावर पानी की जो वहाँ पे कम हो जाती है और यहाँ पे विशाल डेल्टा का निर्माण हो जाता है। अब हम पढ़ेंगे दोस्तों प्रायद्वीपीय नदी अपवाह तंत्र, यानी कि दक्षिण भारत की सभी नदियों को हम नक्शे के माध्यम से 1 बाय 1 पढ़ने वाले हैं।
नक्शे पर जाने से पहले हम थोड़ा सा इसके बारे में जो डिटेल पढ़ लेते हैं मित्रों। प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र है क्या? भारतीय प्रायद्वीप में, यानी कि जो पठार है, प्रायद्वीप बोलते हैं पठारों को, तो इस पठारी वाले हिस्से में अनेक, प्रायद्वीप तो उसको बोलते हैं जो तीन तरफ से जो पानी से घिरा हुआ रहता है, लेकिन ये जो यहाँ पे हमारा पठारी हिस्सा भी जो है भारत का, वो मध्य भाग में ही है। तो इसमें जो जितनी भी नदियाँ पढ़ रहे हैं, जो बहती हैं, उनको पढ़ते हैं। तो भारतीय प्रायद्वीप में अनेक नदियाँ प्रवाहित होती हैं। मैदानी भाग की नदियों की अपेक्षा प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ आकार में छोटी होती हैं। जो हमने अभी ऊपर पढ़ी हैं वो सब मैदानी नदियाँ थी, अब ये हम प्रायद्वीपीय नदियाँ पढ़ेंगे, और ये जो इनकी हिसाब से छोटी होती हैं। यहाँ की नदियाँ अधिकांशतः मौसमी हैं और वर्षा पर आधारित हैं। वर्षा ऋतु में देखिए हिमालय तंत्र से जितनी भी नदियाँ निकलती हैं वो सब अधिकतम सदानीरा हैं, और वो जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। अब प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र पढ़ते हैं, तो इसमें जो है मौसमी है और वर्षा पर आधारित है और छोटी है। वर्षा ऋतु में इन नदियों में जलस्तर में काफ़ी वृद्धि हो जाती है, लेकिन जैसे ही गर्मी आती है तो इनका जलस्तर काफ़ी कम हो जाता है या सूख भी जाती हैं। इस क्षेत्र की नदियाँ कम गहरी होती हैं, लेकिन इन नदियों की घाटियाँ चौड़ी होती हैं और इनकी अपर्दन क्षमता लगभग समाप्त हो चुकी है। यहाँ की अधिकांश नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, कुछ नदियाँ अरब सागर में भी गिरती हैं और कुछ नदियाँ गंगा तथा यमुना में जाकर भी मिल जाती हैं। प्रायद्वीपीय क्षेत्र जो हैं कि कुछ नदियाँ अरावली और मध्यवर्ती पहाड़ी प्रदेश से निकलकर कच्छ के रण या खंबात की खाड़ी में भी गिरती हैं। ये नदियाँ दो भागों में विभक्त होती हैं। प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियाँ दो हिस्सों में विभक्त होती हैं, ये वाला हिस्सा प्रायद्वीपीय भारत का है। एक तो अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ, यानी कि पश्चिमी तरफ जो गिरती हैं, और दूसरी है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ, यानी कि बे ऑफ बंगाल में जो इधर की तरफ गिरती हैं, पूर्वी हिस्से में। बारी बारी से हम इनको पढ़ते हैं मित्रों। पहले नक्शे में देख लेते हैं कौन सी नदी कहाँ पे है, उसके बाद में हम जो इनकी डिटेल पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, लूनी जो नदी है यह जो है कच्छ के रण में ही समाप्त हो जाती है इसका जल प्रवाह। उसके बाद में उससे नीचे आती है साबरमती नदी। साबरमती नदी के बाद में ये भी जो गुजरात में बहती है, लेकिन निकलती हैं लूनी और साबरमती दोनों राजस्थान से ही निकलती हैं, लेकिन लूनी तो जाके कच्छ के रण में समाप्त हो जाती है और साबरमती जाके खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। उसके बाद में माही नदी है। माही नदी भी जो है राजस्थान के बॉर्डर से ही निकलती है। उसके बाद में नर्मदा नदी है, और ये नर्मदा नदी जो है अमरकंटक की पहाड़ियों से ही निकलती है, जहाँ से सोन नदी निकलती है। ताप्ती है। उसके बाद में नीचे आते हैं तो ये मांडवी नदी है जो बंगाल की खाड़ी अरब सागर में ही गिरती है। उसके बाद में जोरावी नदी है, यह भी अरब सागर में गिरती है। ये सभी की सभी अरब सागर में गिरती हैं। अरब सागर में ही ये वाला हिस्सा खंबात की खाड़ी बोला जाता है। शरावती नदी है, यह भी अरब सागर में गिरती है, और गंगावेली यह भी अरब सागर में गिरती है, और भरतपूजा नदी भी जो है अरब सागर में गिरती है, और पेरियार नदी भी अरब सागर में गिरती है। तो इस तरह से आपको एक क्रम भी रखना है याद कि सबसे नीचे पेरियार नदी है, उसके ऊपर भरतपूजा है, तीसरे नंबर पर गंगावेली है, चौथे नंबर पर शरावती, और पाँचवें नंबर पर जोरावी, और छठे नंबर पर मांडवी नदी है मित्रों। और ऊपर की बात करें तो सबसे नीचे जो ताप्ती है, ताप्ती के ऊपर नर्मदा है, नर्मदा के ऊपर माही है, माही के ऊपर साबरमती, और साबरमती के ऊपर लूनी है मित्रों। तो ये क्रम भी आपसे पूछा जाता है कि दक्षिण से अगर हम उत्तर की तरफ जाते हैं तो इन नदियों का क्रम क्या है, या उत्तर से दक्षिण की तरफ नदियों का क्रम क्या है। तो आपको ये भी याद रखना है कि कौन सी नदी ऊपर है और कौन सी नीचे। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। लूनी, लूनी से नीचे साबरमती, साबरमती से नीचे माही, माही से नीचे नर्मदा, नर्मदा से नीचे ताप्ती, ताप्ती से नीचे मांडवी, मांडवी से नीचे जोरावी, जोरावी से नीचे शरावती, शरावती से नीचे गंगावेली, गंगावेली से नीचे भरतपूजा, और भरतपूजा से नीचे पेरियार, पेरियार सबसे नीचे वाली नदी है मित्रों, और लूनी सबसे ऊपर वाली है। तो ये जो है पश्चिम घाट पे जो है की तरफ, यानी कि बंगाल की गलती होगी, ये जो है अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। अब इनके बारे में हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे, कहाँ से इनका उद्गम स्थल है और कहाँ से जो है कहाँ पर गिर रही हैं मित्रों। एक बात इंपॉर्टेंट है कि वह भी आपको पता होना जरूरी है। इधर जितनी भी पूर्वी तट पर जितनी भी जो है नदियाँ गिरती हैं वो सभी डेल्टा का निर्माण करती हैं। और मित्रों जो यहाँ पे पश्चिम की तरफ बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती, बंगाल खाड़ी में सब डेल्टा बनाती हैं, और जो इधर अरब सागर में गिरती हैं वो सभी जो डेल्टा नहीं बनाती, वो ज्वार नद मुख बनाती हैं। ज्वार नद मुख का निर्माण करती हैं। इसको अंग्रेजी में एस्चुरी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एस्चुरी। तो इधर गिरने वाली सभी जो है पश्चिम की तरफ गिरने वाली तो जो है खंबात की खाड़ी या जो है अरब सागर में गिरने वाली तो जो ज्वार नद मुख या एस्चुरी बनाएंगी, और बंगाल खाड़ी में गिरने वाली सभी डेल्टा बनाएंगी। अब डिटेल में इन सभी नदियों को हम जल्दी से पढ़ लेते हैं। भादर नदी, यह गुजरात के राजकोट से निकलकर अरब सागर में गिरती है। तो भादर नदी का केवल यही पूछा जाता है कहाँ से निकलती है, तो राजकोट से निकलती है। राजकोट कहाँ का शहर है? गुजरात का शहर है। तो यहीं से भादर नदी निकल जाती है, अरब सागर में गिर जाती है।
ये सतरंजी है, गुजरात के अमरेली जिले से निकलती है और खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। साबरमती नदी की बात करें तो यह उदयपुर राजस्थान के निकट अरावली पर्वतमाला से निकलती है। साबरमती नदी जिसके तट पर ये अहमदाबाद बसा हुआ है, साबरमती आश्रम जो है साबरमती नदी पर ही बसा हुआ है, उसके तट पर ही। यह उदयपुर के निकट अरावली पर्वतमाला से निकलती है, गुजरात होते हुए खंभात की खाड़ी में अपना जल गिरा देती है। माही नदी की बात करते हैं तो माही नदी मध्य प्रदेश के धार जिले में विंध्याचल पर्वत से निकलती है। कौन से जिले से निकलती है? धार जिले से माही, और विंध्याचल पर्वत से निकलती है। इसका प्रवाह मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात तीनों राज्यों में है। इसकी सहायक नदियां सोम और जाखम हैं। सोम और जाखम जो हैं ये माही नदी की सहायक नदियां हैं, और यह धार जिले के विंध्याचल पर्वत से निकलती है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात में बहती है। यह खंभात की खाड़ी में अपना जल गिराती है। उसके बाद में आता है नर्मदा नदी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इससे प्रश्न आपको जरूर पूछा जाता है। नर्मदा नदी मैकाल पर्वत की अमरकंटक चोटी से निकलती है। नर्मदा नदी का क्षेत्र जो है प्रवाह क्षेत्र है, 87% पानी मध्य प्रदेश को देती है, 11.5% पानी गुजरात को देता है, और महाराष्ट्र को 1.5% पानी ही मिलता है। नर्मदा नदी जो विंध्याचल पर्वतमाला एवं सतपुड़ा पर्वतमाला के बीच भ्रंश घाटी में बहती है। यानी कि एक तरफ तो है विंध्याचल पर्वत, एक तरफ है सतपुड़ा पर्वत, और बीच में से बहती है नर्मदा नदी। यह है अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। तो मित्रों, अरब सागर में जो गिरती है, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो है यहाँ से जो उद्गम स्थल है, और यहाँ से जाके नक्शे में आप देखें, यहाँ से जाके जो इस तरह से ये खंभात की खाड़ी में गिरती है, और सबसे लंबी नदी है जो अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी जो नदी है वो कौन सी है? नर्मदा नदी ही है। तो यह अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। खंभात की खाड़ी में गिरने पर यह ज्वारनदमुख यानी एस्चुरी का निर्माण करती है। इसकी सहायक नदियों की बात करते हैं तो जो नर्मदा नदी की सहायक नदियाँ हैं वो है तवा, बरनेर, दूधी, शक्कर। देखो जितना भी खाना बनाने से संबंधित चीज़ें सारा आ गया है, तवा भी आ गया है, दूधी भी आ गया है, शक्कर भी आ गया। बरनेर, हिरन, बरना, कोनार और माचक, ये जो नर्मदा नदी की सहायक नदियां हैं। मध्य प्रदेश में नर्मदा जयंती पर अमरकंटक में 3 दिन के नर्मदा महोत्सव का आयोजन किया जाता है। और मित्रों कब किया जाता है? नर्मदा की जयंती पर, माँ नर्मदा की जयंती पर जो है 3 दिन का, और ये कहाँ पर किया जाता है? अमरकंटक पर, जहाँ पर इनका उद्गम स्थल है, वहाँ पर नर्मदा महोत्सव मनाया जाता है। आपको याद रखना है, 3 दिन का महोत्सव। ऐश्वर्या ज्वारनदमुख होता क्या है, इसको जरा पढ़ लेते हैं। नदी का जलमग्न मुहाना, जहाँ स्थल से आने वाला जल और सागरीय खारे जल का मिलन होता है। नदी के जल में तीव्र प्रवाह के कारण जब मलबों का निक्षेप मुहाने पर नहीं होता है तथा नदी जल के साथ मलबा भी समुद्र में गिर जाता है, तो नदी का मुहाना गहरा हो जाता है। ऐसे गहरे मुहाने को ज्वारनदमुख कहते हैं। यानी कि यहाँ से पानी आया और ये यहाँ पे जाके एकदम से समुद्र में गिरा। अब यहाँ पे इसकी धारा की गति इतनी तीव्र है कि जो मिट्टी लावा लेके आई वो जमा नहीं, वो सीधा समुद्र में ही पहुँच गया। तो यहाँ जहाँ पे पानी गिर रहा है यहाँ पर एक गड्ढा हो जाता है ना, तो इस गहरा जो मुहाना इसका हो जाता है उसी को एस्चुरी ज्वारनदमुख कहते हैं। उसके बाद में तापी की बात कर लेते हैं। तो ताप्ती या तापी नदी, ताप्ती को जो तापी भी बोल देते हैं या ताप्ती, दोनों एक ही बात है। ताप्ती ये मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्लाई नामक स्थान से निकलती है। कहाँ से निकलती है? मुल्लाई से। ताप्ती जो है बैतूल जिले के मुल्ताई है दोस्तों, ये मुल्लाई नहीं है, ये जो है मुल्ताई है। मुल्ताई नामक स्थान से जो निकलती है ताप्ती। यह सतपुड़ा और अजंता पहाड़ी के बीच भ्रंश घाटी में बहती है। तो विंध्य और सतपुड़ा के बीच में नर्मदा, और सतपुड़ा और अजंता पहाड़ी के बीच में जो है ताप्ती नदी बहती है। ताप्ती नदी का बेसिन महाराष्ट्र को 79% पानी देता है, और मध्य प्रदेश को जो है 15% पानी देता है, और गुजरात को 6% पानी देता है। ताप्ती की जो है सहायक नदियां हम पढ़ते हैं। ताप्ती की मुख्य सहायक नदी जो है वो पूर्णा है। पूर्णा जो है मुल्ताई से निकलती है भाई ताप्ती, और इसकी सहायक नदी है पूर्णा। ताप्ती खंभात की खाड़ी में अपना जल गिराती है और एस्चुरी का निर्माण करती है। तो मैंने बताया था पश्चिम घाट पर, पश्चिम की तट पर जितनी भी नदियां गिरती हैं वो सभी एस्चुरी का निर्माण करती हैं। मांडवी नदी की बात करते हैं तो मित्रों, अब मांडवी नदी जो कर्नाटक राज्य में पश्चिम घाट पर भीमगाड़ झरने से निकलती है, पश्चिम दिशा में बहने लगती है, और ये गोवा राज्य से प्रभावित होने के बाद अरब सागर में गिरती है। तो गोवा से होकर बहती है लेकिन निकलती कर्नाटक के भीमगाड़ झरने से है। ज्वारी नदी की बात कर लेते हैं। तो ज्वारी नदी गोवा राज्य में पश्चिमी घाट से निकलकर पश्चिमी दिशा में बहते हुए अरब सागर में गिरती है। तो ज्वारी नदी जो है गोवा राज्य में पश्चिमी घाट से निकलती है, मतलब गोवा में से ही निकलती है, और ये पश्चिमी दिशा में बहती हुई यानी कि इधर
अरब सागर में गिरती है। और गोवा की सबसे लंबी नदी है मित्रों ज्वारी नदी। ज्वारी नदी जो है गोवा की सबसे लंबी नदी है। उसके बाद में पश्चिमी तट पर आने वाली जो अरब सागर में गिरने वाली नदी आती है शरावती नदी। यह नदी कर्नाटक में शरावती नदी पर जो जोग्या गरसोप्पा भी है, जो सबसे ऊंचा झरना है। लेकिन अभी जो वर्तमान में सबसे ऊंचा झरना कुचिकल का झरना है शिमोगा नदी पर। यह नदी कर्नाटक राज्य में पश्चिमी घाट पर्वत की अम्बुतीर्थ नामक पहाड़ी से निकलती है। तो शरावती नदी कहाँ से निकलती है? पश्चिमी घाट की पर्वत माला है, पर्वत चोटी है अम्बुतीर्थ नामक पहाड़ी है, और वहाँ से कर्नाटक राज्य में बहते हुए अरब सागर में गिर जाती है। जोग जलप्रपात इसी नदी पर स्थित है। गंगावेली नदी की बात करते हैं तो यह नदी कर्नाटक राज्य में पश्चिमी घाट पर्वत से निकलकर कर्नाटक राज्य में बहते हुए अरब सागर में गिर जाती है। फिर से पढ़ते हैं, कर्नाटक राज्य के पश्चिमी घाट पर्वत से निकलती है, यानी कि इधर वाले हिस्से से ही निकलेगी, और कर्नाटक राज्य में पूरे में बहती हुई अरब सागर में पहुंच जाती है। उसके बाद में पेरियार नदी आती है। पेरियार नदी की बात करते हैं तो पेरियार नदी जो है यह अन्नामलाई पहाड़ी से निकलती हैं और केरल राज्य में बहते हुए अरब सागर में गिरती हैं। तो पेरियार नदी कहाँ से निकलती है? अन्नामलाई की पहाड़ियों से। यह केरल की दूसरी सबसे लंबी नदी है। इसे केरल की जीवन रेखा भी कहा जाता है। इसका प्रवाह क्षेत्र केरल और तमिलनाडु दोनों राज्यों में है। केरल की जीवन रेखा जो है पेरियार नदी को कहते हैं। केरल की दूसरी सबसे लंबी नदी है और अन्नामलाई पहाड़ी से ये निकलती है और अरब सागर में जाके गिर जाती है। इसके बाद में मित्रों हम बात करते हैं भरतपूजा नदी की। यह अन्नामलाई से निकलती है। इसका अन्य नाम पौन्नानी भी है। भरतपूजा नदी का दूसरा नाम पौन्नानी है। यह केरल की सबसे लंबी नदी है और दूसरे नंबर की है पेरियार। इसका प्रवाह क्षेत्र केरल और तमिलनाडु है। और मित्रों जो पश्चिम की तरफ यानी कि अरब सागर में गिरने वाली अंतिम नदी हम इसमें पढ़ रहे हैं अब, यह है पंबा नदी। पंबा नदी जो है यह केरल की नदी है और यह वेम्बनाथ झील में गिरती है। पंबा नदी जो है केरल की नदी है और यह वेम्बनाथ झील में गिरती है। वेम्बनाथ झील जो है केरल में ही स्थित है। तो मित्रों इस तरह से हमने पश्चिम घाट के क्या बोलते हैं जो खंभात खाड़ी हो चाहे वो जो है अरब सागर हो उसमें गिरने वाली नदियाँ पड़ी। अब हम पढ़ेंगे बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। तो मित्रों बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों में सबसे ऊपर से हम बात करते हैं तो ब्रह्मपुत्र नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी जो इस तरह से आके ये बंगाल खाड़ी में ही आके गिरती है। उसके बाद में गंगा जी जो हैं ये भी आके इस तरह से हमने देखा कि ये भी बंगाल खाड़ी में आके मिलती हैं और इनके बारे में हमने पूरी डिटेल भी पढ़ ली है। उसके बाद में हुगली नदी है जो वितरिका, यह भी बंगाल खाड़ी में आके गिरती है। दामोदर नदी जो है जिसको पश्चिम बंगाल का सुख कहते हैं वह भी हुगली नदी में आके गिरती है। उसके नीचे है स्वर्णरेखा नदी, यह भी हुगली नदी में आके गिरती है। उसके बाद में है वैतरणी नदी, यह भी मित्रों ये बंगाल खाड़ी में आके गिरती है। और उसके बाद में है जो है ब्राह्मणी, यह भी बंगाल खाड़ी में आके गिरती है। और उसके बाद में है महानदी, बंगाल खाड़ी में आके गिरती है। उसके बाद में गोदावरी इस तरह से बहती हुई बंगाल की खाड़ी में पहुंच जाती हैं। और हम नीचे देखें तो कृष्णा है, कृष्णा नदी जो है नीचे जाके इस तरह से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और पेन्नार नदी जो है ये भी बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती हैं। कावेरी नदी इस तरह से बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। और वैगई नदी यह भी बंगाल की खाड़ी में। और ताम्रपर्णी नदी जो सबसे नीचे वाली नदी है यह भी बंगाल की खाड़ी में ही गिरती है। मित्रों इनका क्रम जो है परीक्षा में आपको बहुत पूछा जाता है, कौन सी नदी ऊपर है और कौन सी नदी नीचे है। तो यह जो है क्रम आपको याद रखना है। एक बार से पढ़ लेते हैं। अगर देखा जाए तो सबसे ऊपर तो हमारी जो है ब्रह्मपुत्र नदी है। ब्रह्मपुत्र प्लस गंगा दोनों साथ में ही मेघना के रूप में बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करती हैं, सुंदरबन का डेल्टा बनाती हैं। उसके नीचे जो आती हैं वो हुगली नदी आती है। हुगली नदी के नीचे जो आती हैं ये फर्स्ट सेकंड ऊपर हो गए दोनों। हुगली नदी जो है थर्ड नंबर पे आप मान सकते हैं, या ये फर्स्ट ही हो गई, ये हुगली नदी जो है सेकंड हो गई। हुगली के नीचे जो है दामोदर नदी आती है। दामोदर से नीचे स्वर्णरेखा नदी आती है। स्वर्णरेखा से नीचे जो मानी जाएगी वो वैतरणी नदी है। वैतरणी नदी के नीचे ब्राह्मणी नदी है। यानी कि हम उत्तर से दक्षिण की तरफ इनका क्रम पढ़ रहे हैं। यह परीक्षा में बहुत पूछा जाता है। अब वैतरणी के बाद में जो है ब्राह्मणी नदी हो गई 5वें नंबर पर। इसके बाद में महानदी हो गई 6ठे नंबर पर। उसके बाद में गोदावरी, और गोदावरी के नीचे कृष्णा आती है मित्रों। और कृष्णा के नीचे जो है एक पेन्नार नदी आती है, पेन्नार नदी, ये 8वें नंबर की नदी है पेन्नार। और पेन्नार के नीचे कावेरी आती है। और कावेरी के नीचे वैगई।
और वह नीचे जो है ताम्रपाणी नदी आती है मित्रों। ये क्रम आपको ऊपर से नीचे का जरूर याद रखना है। 1 से 2 बार इस मैप में आप इनको जो देख लें तो ये आपका पक्का हो जाएगा, और कॉपी पे बना के देखें तो आपको और ज़्यादा अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो सबसे ऊपर जो है मित्रों, यहाँ पे सबसे ऊपर जो है गंगा और ब्रह्मपुत्र है, उसके नीचे दामोदर नदी है। दामोदर नदी और हुगली नदी मिलके एक साथ में जो है गिरती हैं बंगाल की खाड़ी में। उसके नीचे स्वर्णरेखा नदी है, उसके नीचे जो है वैतरणी नदी है, वैतरणी के नीचे ब्राह्मणी नदी जो गिरती हैं, और ब्राह्मणी के नीचे जो महानदी है, और महानदी के नीचे गोदावरी, गोदावरी के नीचे जो कृष्णा, कृष्णा के नीचे पेन्नार, पेन्नार के नीचे जो कावेरी, कावेरी के नीचे बैगई, और बैगई के नीचे ताम्रपाणी। ये जो है ऊपर से नीचे आपको क्रम याद रखना है। अगर आप ऐसे याद रख पा रहे हैं तो ऐसे रख लीजिए, या आप नीचे से ऊपर याद रख लीजिए, लेकिन परीक्षा में पूरा उत्तर से दक्षिण है, दक्षिण से उत्तर आपको पूछ लिया जाता है। अब इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, एक एक नदी को जो है हम डिटेल में पढ़ेंगे। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ, हुगली नदी मित्रों, हुगली जो नदी है यह नदी पश्चिम बंगाल में गंगा नदी की वितरिका के रूप में जो है उद्गमित होती है, गंगा में ऐसे ही छटती है और बंगाल की खाड़ी में जाके जल गिरा देती है। उसके नीचे अब दामोदर नदी आती है, यह हुगली नदी में ही मिल जाती हैं बाद में, और संयुक्त रूप से जाके बंगाल खाड़ी में गिरती है। यह छोटा नागपुर पठार से निकलती हैं। पलामू जिला है झारखंड से, झारखंड के पलामू जिला में छोटा नागपुर का पठार है, वहाँ से निकलती दामोदर नदी और पूर्व दिशा में बहते हुए पश्चिम बंगाल में हुगली नदी में जाके मिल जाती हैं। और यह अति प्रदूषित नदी है। यह बंगाल का जो शोक कहलाती है। इसका प्रवाह क्षेत्र झारखंड पश्चिम बंगाल राज्य है। स्वर्णरेखा नदी की बात कर लेते हैं। यह नदी रांची के पठार से निकलती है। देखिए, छोटा नागपुर के पठार से निकलती है दामोदर, और रांची के पठार से निकलती है स्वर्णरेखा। यह पश्चिम बंगाल उड़ीसा के बीच में सीमा रेखा बनाती है, और यह बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है मित्रों। आगे बढ़ते हैं वैतरणी नदी। वैतरणी नदी है उड़ीसा के क्योंझर जिले से निकलती है। इसका प्रवाह क्षेत्र उड़ीसा एवं झारखंड राज्य है। तो उड़ीसा के क्योंझर जिले से निकलती है वैतरणी नदी, और इसका प्रवाह क्षेत्र उड़ीसा और झारखंड दोनों राज्यों में बहती है। यह बंगाल की खाड़ी में जाके जल गिरा देती है। क्योंझर जिले से निकलती है वैतरणी नदी। ब्राह्मणी नदी की बात कर लेते हैं। तो ब्राह्मणी जो नदी है इसकी उत्पत्ति जो उड़ीसा राज्य के कोयल और शंख नदियों की धाराओं से मिलने से हुई है। कोयल और शंख दोनों धाराएं मिल जाती है और क्या बना लेते हैं, ब्राह्मणी नदी बना लेते हैं। कोयल और शंख मिलकर क्या बना देते हैं, ब्राह्मणी नदी मिला देते हैं, बना देते हैं, और उसके बाद बंगाल खाड़ी में जाके अपना जल गिरा देती है। मोस्ट इंपोर्टेंट जो है महानदी पढ़ लेते हैं। महानदी का उद्गम जो है मैकाल पर्वत की सिंघाना पहाड़ी से है मित्रों। ये जो महानदी हैं ये मैकाला पर्वत की सिंघाना पहाड़ी से निकलती हैं, धमतरी जिला छत्तीसगढ़ से। तो मैकाल पर्वत जो है सिंघाना पहाड़ी पर, यह धमतरी जिला छत्तीसगढ़ में है। यानी कि महानदी छत्तीसगढ़ से निकलती हैं, और धमतरी जिला है छत्तीसगढ़ का, और सिंघाना पहाड़ी है, और जो मैकाल पर्वत है ये आपको याद रखना है। छत्तीसगढ़, धमतरी और सिंघाना और मैकाल पर्वत, कोई सा भी नाम आता है तो आप जो महानदी का उद्गम स्थल अगर किसी भी रूप में पूछता है तो बताएंगे। इसका प्रवाह क्षेत्र छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा दोनों राज्यों में, और बंगाल की खाड़ी में जाके अपना जल गिरा देती है। अब हम मित्रों गोदावरी की सहायक नदियों को पढ़ेंगे। ये गोदावरी यहाँ से निकलती है महाराष्ट्र में नासिक से, और यहाँ से इस तरह से बढ़ती हुई गोदावरी जो है इस तरह से आगे बंगाल की खाड़ी की तरफ जो है बढ़ जाती है। ये धारा ये बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी में पहुँच जाती है। अब इसमें मित्रों जो सहायक नदियाँ हैं, एक तो सोमेश्वर, ये जो किस किस जगह से होकर निकलती है, तो सोमेश्वर से निकलती है, उसके बाद नंदद से निकलती है, कौलेश्वर से निकलती है, और राजमुंदरी से होकर ये जो बहती है। इसकी सहायक नदियों की बात करें तो एक मंजरा नदी है जो दाएं तरफ से आकर मिलती है। भाई ये इधर बहेगी तो इधर तो राइट बन जाएगा, इसका इधर लेफ्ट हो जाएगा, ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड। तो दाएं से तरफ से निकलती है, मिलती है मंजरा नदी। अगर हम बाएं तरफ से कौन कौन सी नदियाँ इसकी सहायक नदियाँ हैं, तो पैनगंगा है, वैनगंगा है, पैनगंगा, वैनगंगा और इंद्रावती, ये जो है बाएं तरफ से मिलने वाली हैं, और सबरी, ये नदियां जो है बाएं तरफ से मिलने वाली नदियां हैं, गोदावरी की सहायक नदियां हैं। तो एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। अगर हम पश्चिम से पूर्व की बात करते हैं तो पैनगंगा, वैनगंगा दोनों संयुक्त रूप से आके मिलती हैं, उसके बाद में इंद्रावती और उसके बाद में सबरी। और अगर हम राइट साइड की बात करते हैं तो केवल मंजरा नदी जो है इसकी सहायक नदी है। तो इस तरह से तो ये गोदावरी नदी जो है इस तरह से एक बार फिर से देख लेते हैं। गोदावरी नदी, ये जो मंजरा नदी राइट से मिलती हैं, पैनगंगा
और वैनगंगा दोनों संयुक्त रूप से आके इसमें मिल जाती हैं, सहायक नदी, और इंद्रावती, और इसके बाद में सबरी नदी जो है आगे मिल जाती है। गोदावरी नदी, गोदावरी नदी तंत्र हमने जो बहुत ही आसानी से पढ़ लिया। पैनगंगा, वैनगंगा, ये 2-3 ही आपकी पूछी जाती है। मंजरा राइट से मिलती है और सबरी मिलती है, और इंद्रावती आपके लेफ्ट से मिलती है। पैनगंगा वैनगंगा एक साथ में आके इंद्रावती और सबरी, और ये राइट से आके मंजरा नदी। तो गोदावरी नदी तंत्र जो है क्लियर। अब गोदावरी के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ते हैं। मित्रों, जो गोदावरी नदी है यह प्रायद्वीप में भारत की सबसे लंबी नदी है। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल नासिक के त्रियंबकम पहाड़ी से हुआ है। गोदावरी को दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा भी कहा जाता है। गोदावरी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक और यनम यानी कि पुदुचेरी राज्यों से भी होकर बहती हैं। अब हम गोदावरी की सहायक नदियों की बात कर लेते हैं जो पड़ी थी। तो कुछ हमने मैप में देखी है, कुछ यहाँ पे पढ़ते हैं। दुधना, पूर्ण, पेनगंगा, दुधना, पूर्ण, पेनगंगा, वेनगंगा, इंद्रावती, सैलूरी और प्राणहिता एवं मंजरा। ये जो मंजरा है दक्षिण से मिलने वाली प्रमुख नदी है, यानी कि दक्षिण की तरफ से आके मिलती है। राइट लेफ्ट भी पूछ सकता है, उत्तर और दक्षिण भी पूछ सकता है। ये वाली रहेंगी, इधर बह रही है तो ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया। इस तरह से जो है दूधना, पैण, वेनगंगा, पेनगंगा और इंद्रावती, सैलूरी, प्राणहिता, मंजरा। मंजरा दक्षिण से मिलती है, बाकी सब जो किधर से मिलती हैं, उत्तर से मिलती हैं। अब हम पढ़ेंगे कृष्णा नदी। तो मित्रों, जैसा कि आप जो मैप में देख रहे हैं, ये जो नदी है ये कृष्णा नदी है। ये जो नदी है ये कृष्णा नदी है। तो इसको पहले मैप में देख लेते हैं, उसके बाद में इसके बारे में थ्योरी पढ़ेंगे। तो इसमें जो है तुंगभद्रा आके मिलती है। देखिए, तुंगभद्रा जो नदी है मित्रों, ये तुंग और भद्रा दो नदियां हैं जो ये लिंगानमक से निकलती है तुंग, और भद्रा से निकलती है भद्रा नदी। दोनों मिल जाती हैं, जो है तुंगभद्रा रिजर्वॉयर बनाती हैं, और तुंगभद्रा का जो एक जगह मिलन होता है वहाँ से तुंगभद्रा के नाम से आगे बढ़ती हैं और जाके दक्षिण की तरफ से या सीधे हाथ की तरफ से यानी राइट से मिलती हैं कृष्णा नदी में। उसके बाद में माल प्रवाह है, घाट प्रवाह है, पंचगंगा है और कोयना, ये सभी जो कृष्णा नदी में आके मिलती हैं। और ऊपर से देखिए, अगर हम उत्तर से मिलने वाली बात करें या उल्टे हाथ के लेफ्ट से मिलने वाली बात करें तो भीमा है, डिंडी है, हलिया है, मूसी है, मुनेरू है। ये सब जो नदियां हैं ये उत्तर से आके मिलती हैं। दक्षिण से आके मिलने वाली की बात करें तो कोयना है, पेनगंगा है, सॉरी पांचगंगा है, घाट प्रवाह है, माल प्रवाह है, तुंगभद्रा है। और इनका क्रम भी पूछ सकता है कि जो है पूर्व से पश्चिम की तरफ क्रम बताओ या पश्चिम से पूर्व की तरफ। तो इधर से अगर हम बात करें पश्चिम से पूर्व की तरफ, पूर्व से पश्चिम की तरफ, तो मुन्नेरू है, मूसी है, हालिया है। ये पूर्व से पश्चिम की तरफ हम क्रम पढ़ रहे हैं, तो आप इस तरह से याद कर सकते हैं। मुन्नेरू, मूसी, हालिया, डिंडी और भीमा नदी जो है ये पूर्व से पश्चिम की तरफ आके मिलती हैं। और अगर हम बात करते हैं पश्चिम से पूर्व की तरफ, तो सीधा है, मैप में आपको दिखाई दे रहा होगा, भीमा है, डिंडी है, हालिया है, मूसी है, मुनेरू। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। अगर हम बात करें दक्षिण से मिलने वाली नदियों की, तो पश्चिम से पूर्व की तरफ क्रम देखें तो कोयना है, पांचगंगा है, घाट प्रवाह है और माल प्रवाह है। उसके बाद में तुंगभद्रा है। ये जो है पश्चिम से पूर्व का क्रम हो गया। इसी तरह से पूर्व से पश्चिम का क्रम भी अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाता है तो तुंगभद्रा, उसके बाद में माल प्रवाह, फिर घाट प्रवाह, पांचगंगा और कोयना। इस तरह से हमने जो कृष्णा नदी तंत्र को कंप्लीट कर लिया। अब इसके बारे में थ्योरी पढ़ते हैं। कृष्णा नदी का जो उद्गम स्थल है वह महाबलेश्वर से होता है। यह प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है और पहली है नासिक से निकलने वाली गोदावरी। यह बंगाल की खाड़ी में डेल्टा बनाती है। बंगाल की खाड़ी में जो गिरेगी सब डेल्टा बनाएंगी। यह महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से होकर बहती है। कृष्णा नदी की सहायक नदियों की बात कर लेते हैं। तो अभी हमने पढ़ा है खूब अच्छे से, भीमा, तुंगभद्रा, कोयना, वर्णा, पंचगंगा या पांचगंगा, घाट प्रवाह, दूधगंगा, माल प्रवाह और मूसी नदी जो है कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ बहुत बार पूछी जाती हैं परीक्षा में। उसके बाद में पेन्नार नदी की बात करते हैं। तो पेन्नार नदी है कर्नाटक के कोलार जिले की नंदीदुर्ग पहाड़ी से निकलती हैं। पहली बात तो यह है कि इसका जो उद्गम स्थल पूछ लिया जाता है आपसे परीक्षा में, तो ये कहाँ से निकलती है? यह निकलती है कर्नाटक के कोलार जिले से। कर्नाटक के जो है कोलार जिले के नंदी दुर्ग की पहाड़ियाँ हैं वहाँ पे, उन नंदी दुर्ग की पहाड़ियों में से जो है ये जो निकलती है पेन्नार नदी। कावेरी की बात करते हैं तो कावेरी नदी जो है कर्नाटक के कुर्ग जिले की ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलती है। कावेरी नदी दक्षिण भारत की एकमात्र नदी है जिसमें वर्ष भर सतत रूप से प्रवाह बना रहता है। इसका कारण यह है कि जो कावेरी है इसको वर्ष भर वर्षा का जल
प्राप्त होता रहता है। कावेरी ऊपरी जो जलग्रहण क्षेत्र है वो कर्नाटक दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा जल प्राप्त करता है, जबकि निचला जलग्रहण क्षेत्र तमिलनाडु की उत्तर पूर्वी मानसूनी से जल प्राप्त करता है। इसके अववाद से 56% तमिलनाडु को पानी मिलता है, 41% कर्नाटक को और 3% जो केरल में पानी पहुंचता है। तो कावेरी जो है कुर्ग जिले की ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है और कर्नाटक में से। सहायक नदियाँ जो कावेरी की हैं लक्ष्मण तीर्थ हैं, कंबनी है, सुवर्णवती है, भवानी, अमरावती, हैरंगी, हेमावती, सिमसा और अर्कवती। ये आपकी पूछ ली जाती हैं कावेरी के बारे में। ये लक्ष्मण तीर्थ, कंबनी, सुवर्णवती, भवानी, अमरावती, हैरंगी, हेमावती, सिमसा और अर्कवती, ये सभी जो सहायक नदियां हैं कावेरी नदी की। वैगई नदी जो है यह तमिलनाडु के वर्षानद पहाड़ी से निकलती है और पाक की खाड़ी में अपना जल गिराती है। पाक की खाड़ी जो श्रीलंका और भारत के बीच में जो जल है, जल संधि है, वो पाक की खाड़ी बोली जाती है। इस तरह से जो हमने वैगई नदी पढ़ी। अब हम ताम्रपर्णी नदी के बारे में पढ़ेंगे। ताम्रपर्णी नदी की बात करते हैं मित्रों। यह तमिलनाडु राज्य में बहती है ताम्रपर्णी नदी। यह मन्नार की खाड़ी में अपना जल गिराती है। भाई वैगई नदी जो गिराती है वो गिराती है आपकी पाक खाड़ी में, और ताम्रपर्णी नदी जो गिराती है वो गिराती है मन्नार की खाड़ी में। बस ध्यान रखना है। यह अंतस्थलीय नदियां हैं। कुछ नदियां ऐसी होती हैं जो सागर तक नहीं पहुंच पाती हैं और रास्ते में विलुप्त हो जाती हैं, ये अंतस्थलीय नदी कहलाती हैं। तो अंतस्थलीय नदी जैसे कि अंतस्थलीय में जो सागर तक पहुंच ही नहीं पाती हैं, पानी खत्म हो जाता है चलते चलते रास्ते में धरती पर ही, तो ऐसी नदियों को अंतस्थलीय कहते हैं। जैसे घग्गर है, लूनी नदी है, ये दोनों इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। घग्गर की बात कर लेते हैं मित्रों। तो घग्गर एक मौसमी नदी है, हिमालय की जो है निचली ढालों से, ये कालका के पास से निकलती है, और जो राजस्थान की एक जगह है मित्रों अनूपगढ़ जो राजस्थान में जाके लुप्त हो जाती है। घग्गर को ही वैदिक काल की सरस्वती माना जाता है। उसके बाद में है लूनी नदी। लूनी नदी भी जो है अंतस्थलीय नदी है। लूनी उद्गम स्थल राजस्थान में अजमेर जिले के दक्षिण पश्चिम में अरावली पर्वत का अन्ना सागर है। लूनी नदी कहाँ से निकलती है? अरावली पर्वत के अन्ना सागर जगह से, और ये कहाँ पर पड़ता है? अजमेर में। तो अजमेर में अरावली पर्वत के अन्ना सागर जो जगह है ये अजमेर के दक्षिण पश्चिम में स्थित है, और यहाँ से निकलती है लूनी नदी। अरावली के समांतर पश्चिम दिशा में बहती है, यानी अरावली पर्वत के जो समांतर ही बहती है, अरावली पर्वत है उसके बाजू में समांतर बहती है पश्चिम की तरफ, है ना। यह नदी कच्छ के रण के उत्तर में साहनी कच्छ में समाप्त हो जाती है। ये कौन सी जगह पे जाके समाप्त हो जाती है? साहनी कच्छ में जाके समाप्त हो जाती है। तो इस तरह से जो है अंतस्थलीय नदी जो घग्गर और लूनी भी हमने पढ़ ली है। ये मित्रों पेन्नार नदी जो है ये कर्नाटक के नंदीदुर्ग से निकलती है। पेन्नार नदी जो है कर्नाटक के नंदीदुर्ग जिले से निकलती है इस तरह से, और ये जाके बंगाल खाड़ी में मिल जाती है। बाकी हमने इसमें पढ़ लिया है। ये जो है मंजरा नदी है। मंजरा नदी जो है आपकी जाके मिलती है गोदावरी नदी में, ये भी हमने पढ़ लिया है। और दोस्तों यहाँ पे जो है ये कुछ इंपोर्टेंट नदियों के उद्गम स्थल फिर से दिखा देते हैं कि गोदावरी नदी इस तरह से बहती हुई यहाँ पे बंगाल खाड़ी में गिरती है। उसके नीचे कृष्णा नदी है, उसके नीचे पेन्नार नदी है, कावेरी नदी है, उसके नीचे वैगई नदी है और ताम्रपर्णी नदी है। इनका क्रम बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये गोदावरी नदी के ऊपर की बात करें तो जो है महानदी है, और ब्राह्मणी नदी है उसके ऊपर वैतरणी नदी है, उसके ऊपर स्वर्णरेखा नदी है, और स्वर्णरेखा के ऊपर जो है दामोदर और हुगली की संयुक्त जो है जलधारा है, उसके ऊपर गंगा और जो है ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जो जलधारा मेघना बन के बंगाल खाड़ी में गिर जाती है। तो इस तरह से मित्रों हमने जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट सभी जो नदियां हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या, हमने सारी नदियों को ही इस वीडियो में पढ़ लिया है। इसके बाहर आपका प्रश्न जो है नहीं जाएगा बिल्कुल भी, और चाहे आप स्टेट पीसीएस देते हैं या यूपीएससी देते हैं तो उसके लिए भी आपके लिए जो वीडियो बहुत लाभकारी है। बाकी स्टेट गवर्नमेंट के एग्ज़ाम्स के लिए या आरआरबी एनटीपीसी के लिए या आपके जो है यूपी ट्रिपल एससी के लिए या एचएसएससी के लिए, या चाहे आपका झारखंड का हो, चाहे आपका बिहार या राजस्थान का कोई भी हरियाणा का एग्जाम हो, भाई उस सब में ये जो नदियाँ पूछी जाती हैं, और ये बहुत ही देसी तरीके से, बिल्कुल बेहतरीन देसी तरीके से हमने डिस्कस की हैं। आशा है कि आपकी भाषा में ही ये जो रही हैं और आपके तरीके से ही जैसे आप सोचते हैं उसी तरह से कोशिश की गई है इस वीडियो को बनाने की, बिल्कुल रुक रुक के और तसल्ली से। बहुत ही जो है
ध्यान से और बड़ी ही धीमे धीमे हमने ये वीडियो बनाया है ताकि आपकी समझ में अच्छे से आ जाए, कोई जल्दबाजी नहीं की है। सभी भाई बहन और गृहिणियों को जो ये वीडियो अंत तक देख रहे हैं उन सभी को मेरा नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, इस तरह से ही अपना प्यार रॉयल एकेडमी पर बनाए रखिए। और मित्रों, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसको अपने 3 दोस्तों के साथ में जो है शेयर ज़रूर करें। और मित्रों, जो भी आपके सुझाव हैं, जो भी आपके कमेंट्स हैं, वो हमें जो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। कमेंट करना मत भूलिए मित्रों, आपके कमेंट हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। और मित्रों, अपने 3 दोस्तों के साथ में जो है वीडियो को शेयर करना ना भूलें और हमें ज़रूर बताएं वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए सभी भाई बहन और गृहिणियों के माता पिताओं को मेरा जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों।